हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किए थे। आज इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग और आज का हेडिंग रहेगा फिजिकल, या फिर फिजिकल नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब बतलाए थे कि जो कंपाउंड है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो याद करो, इसके पहले जो आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किए थे तो उसमें जो है बतलाए थे कि आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ना सभी के सभी सॉलिड्स होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। कोवैलेंट कंपाउंड्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मान लो, अच्छा उससे भी पहले कि सबसे बड़ा बात कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई भी दिया हुआ कंपाउंड आयनिक है या कोवैलेंट। कोई कंपाउंड दिया हुआ है, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, थियोरेटिकली फार्मूला के हिसाब से हम लोग कैसे जानेंगे कि वह कोवैलेंट है या फिर आयनिक। तो बतलाए हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ना वो मेटल प्लस नॉन मेटल से बना हुआ होता है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल हो मतलब वो क्या, आयनिक, और केवल नॉन मेटल हो, ओनली नॉन मेटल्स, तभी क्या होगा, कोवैलेंट। बस इस बात को याद रखना है कि मेटल नॉन मेटल तो आयनिक और केवल नॉन मेटल्स हो तो कोवैलेंट। अब इसमें से मेटल नॉन मेटल को पहचानने में यदि दिक्कत हो रहा है तो मेटल नहीं याद रखो, नॉन मेटल याद रखो। नॉन मेटल्स बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ रहेगा सल्फर, यहाँ फास्फोरस। ऐसे तो जो एलिमेंट लिखे हैं, टोटल कितना एलिमेंट लिखे, 2 4 6 3 9 2 11। तो ये जो 11 एलिमेंट्स हम बोर्ड पे लिखे हैं तो ये 11 एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स। बाकी इतना के अलावे जो है वो सब हो जाएगा मेटल्स, कुछ कुछ मेटोलाइट्स होते हैं, आगे इधर जो है सो नोबल गैस। तो मुख्यतः ये 11 को याद रखो कि ये जो 11 एलिमेंट्स है ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। तो यदि कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसमें केवल यही सब एलिमेंट्स में से कोई है तो वैसे कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और यदि दिए हुए कंपाउंड में ये सब एलिमेंट तो है ही, इसके अलावे भी यदि कुछ रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि NaCl है, तो देखो Cl तो नॉन मेटल आ गया, तो इतना के अलावे फिर सोडियम है, जाहिर सी बात है सोडियम मेटल होगा, तो मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक। लेकिन मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है CO2, SO3 ऐसा, तो मिलाओ CO2 कार्बन ऑक्सीजन दोनों इसी का है, SO3 सल्फर ऑक्सीजन इसी का है, तो केवल इतना ही के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट। C6H6Cl6 ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, केवल नॉन मेटल है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही याद रखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड है तो आयनिक, और केवल नॉन मेटल से बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, कोवैलेंट। और इतना में से ही नॉन मेटल को क्या करेंगे हम लोग, याद कर लेंगे। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम क्या बतलाए कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे एग्जाम्पल के लिए I2, उसके बाद C6H5COOH बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। उसके बाद C10H8 नेफ्थलीन। तो देखो इस सब में केवल नॉन मेटल है, मतलब ये सभी जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स हुए, और ये सभी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, सॉलिड्स के फॉर्म में। लिक्विड की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल H2O वाटर, CCl4, CH2, C6H6, ये सभी कंपाउंड्स होते हैं लिक्विड्स। और गैस की बात करें तो बहुत सारे हैं, जो डायटोमिक गैसेस हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड हैं, ऐसे बहुत सारे गैस हैं, लाफिंग गैस N2O। तो ये सभी कंपाउंड्स होते हैं गैस। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, कुछ कंपाउंड सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और बाकी जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस के फॉर्म में। तो ये था इसका फिजिकल स्टेट नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में नेचर ऑफ कंपाउंड। तो नेचर ऑफ कंपाउंड में जैसे बतलाए थे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना सभी पोलर होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं आयन से, केटायन और एनायन से। केटायन माने पॉजिटिव चार्ज, एनायन माने नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहाँ हो पोलर नेचर का हो जाता है। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड्स आयनों से मिलके बनते ही थे इसलिए वे पोलर होते थे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना दोनों नेचर के होते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, नन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर नन पोलर हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो यदि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं हो तो पोलर, और यदि किसी का डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो तो नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट को अभी नहीं बतलाया जा सकता है, एक अलग और बड़ा सा टॉपिक है जो कि इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस फिलहाल इतना याद रखो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं हो, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट कितना के बराबर हो, 0 के बराबर हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल होता है H2O, NH3, SO2, उसके बाद BrF5, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, HF, HCl ऐसे। अब बात की हम लोग पहचानते कैसे हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा किसका नहीं होगा। तो सारा चीज़ हम लोग जब डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे ना वहीं जान जाएंगे, आसान हो जाएगा वहाँ पता करना। अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अभी खाली इतना समझोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स पोलर भी नॉन पोलर भी हो सकते हैं। नॉन पोलर माने जिनका डाइपोल मोमेंट 0, और पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं। नॉन पोलर में आ गए CCl4, CS2, BF2, BCl3, PCl5, उसके बाद H2Cl2, ये सभी कंपाउंड जो है नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स पोलर भी हो सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तीसरा नंबर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जानते हैं हम लोग, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में बदला जा सके वह उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब जिस टेम्परेचर पे वह बॉयल होता हो, गैसियस फॉर्म में नहीं बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता हो वह उसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। डिटेल से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आगे हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग को याद क्या रखना है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये जो है सो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। और याद रखोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस फोर्स की मजबूती पे निर्भर करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उस सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कमज़ोर होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। आयनिक कंपाउंड में इसको काफ़ी डिटेल में हम बतलाए थे
कि सॉलिड में मान लो कि पार्टिकल नज़दीक है, इसके बीच ऐसा फोर्स लगा हुआ है। होता क्या है, इस सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो बदलता है लिक्विड में, लिक्विड को हीट करते हैं तो बदलता है किस में, गैस में। होता क्या है ना, जब सॉलिड को तुम हीट करोगे ऐसे मान लो, तो हीट करने से क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल के बीच जो यहाँ फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स, ये टूटता है चाहे कमज़ोर हो जाता है। तो टूटे चाहे कमज़ोर हो, दोनों केस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल अभी नज़दीक है वो थोड़ा दूर चला जाएगा और इस सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं सॉलिड के तुलना में। फिर यहाँ हीट करोगे तो वहाँ भी यही बात होगा कि वाला फोर्स और कमज़ोर होगा, तो कमज़ोर होने से मॉलिक्यूल और दूर चला जाएगा और ये लिक्विड से बदल जाएगा किस में, गैस में। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स पे। मजबूत फोर्स तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। कमज़ोर फोर्स है तो आसानी से मेल्ट कर जाएगा। तो वही बताया कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक। अब क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कंपेयर करते हैं आयनिक कंपाउंड से, तो आयनिक कंपाउंड्स के तुलना में कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये काफ़ी कम होता है। रीज़न क्या है कि हम लोग देखे थे कि आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है काफ़ी मजबूत होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड बनता है सबसे मजबूत, तो उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता था। लेकिन जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होता है वह कमज़ोर होता है। जनरली वैन डर वाल्स फोर्स होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस टाइप के फोर्स होते हैं, और ये सभी फोर्स जो है आयनिक बॉन्ड के तुलना में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वह आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला फोर्थ नंबर में नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन हम लोग आयनिक कंपाउंड में डील नहीं कर पाए थे, छूट गया था, इसको अभी देखेंगे हम लोग। देखो नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इसमें समझना क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है, और वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और आयनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होता है आयनों के द्वारा होता है, और वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस होते हैं फास्ट एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो। बस इतना याद रखना है। कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के थ्रू रिएक्शन करते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आयनों के थ्रू रिएक्शन करते हैं, आयनिक रिएक्शंस होता है, और ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लो AgNO3 का सॉल्यूशन है एक्वस बने वाटर के साथ, इसमें मिलाए NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो रिएक्शन होकर के बनेगा सोडियम नाइट्रेट वाटर में घुला हुआ प्लस AgCl सॉलिड, और ये रिएक्शन होता है काफ़ी फास्ट। पता कैसे चलेगा, तो ये दोनों चीज़ जो है ना वाटर में होता है सॉल्यूबल, ये भी चीज़ होता है वाटर में सॉल्यूबल, लेकिन ये जो है वाटर में रहता है इनसॉल्यूबल। इसीलिए क्या होता है कि प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट हिंदी में पढ़े होंगे अवक्षेप, और ये नीचे बैठ जाएगा बर्तन में। कैसे समझेंगे इसको, तो क्या करो कि दो बर्तन में सॉल्यूशन ले लो, एक में जो है सो आप ले लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, दूसरे में जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन जो है कलरलेस होंगे। नमक को पानी में घोल दो तो घोलने के बाद कैसा सॉल्यूशन बनता है, वही है NaCl का सॉल्यूशन, और वैसे ही कुछ सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक में है, सोडियम क्लोराइड का एक में है, दोनों कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहेंगे। अब क्या करो कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को मिलाओ सिल्वर नाइट्रेट में, तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट में मिलाओगे तो एक बूंद भी इसका जाएगा ना, तो देखोगे कि सॉल्यूशन का जो बॉटम है नीचे तल में वो सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल उसमें बैठने लगेगा। तो जो सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल बैठता है वो क्या रहता है AgCl।
इसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप प्रिसिपिटेट। तो ये नहीं घुल रहा है इसलिए उसमें नीचे बैठ गया। और ये प्रिसिपिटेट कब बना, जब ई वाला केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही NaCl का एक बूंद भी इसमें जाएगा ना, नीचे तुरंत प्रिसिपिटेट होता है। इसका मतलब कि रिएक्शन काफ़ी फास्ट हुआ है। मान लो ऐसा रहता कि NaCl इसमें मिलाए, आधा एक घंटा लगा, उसके बाद नीचे प्रिसिपिटेट बैठा, इसका मतलब रिएक्शन स्लो हो रहा था। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसे ही NaCl का एक बूंद भी जाएगा, इसमें तुरंत प्रिसिपिटेट बैठेगा। इसका मतलब हुआ कि यह रिएक्शन जो है वो क्या होगा, काफ़ी फास्ट होगा। तो आयनिक रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जैसे सिंपल सा रिएक्शन मान लो कि H2 + O2 मिल करके H2O बनता है, लेकिन ये वैसे ही नहीं होता है। प्लैटिनम वगैरह के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए तब होता है। यदि यह रिएक्शन स्लो मतलब फास्ट होता है, वैसे तो ये स्लो ही होता है। तो मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन एक फास्ट रिएक्शन है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फास्टली कंबाइन करते, रिएक्शन तेज़ी से होता, तब क्या होता कि वर्षा हमेशा होती रहती। क्यों? क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन थोड़ा बहुत है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों हैं तो दोनों आपस में डायरेक्टली कंबाइन करके H2O बना देता वाटर, तो हमेशा वैसे बारिश होते ही रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों जो है आसानी से कंबाइन नहीं करते हैं। उसके लिए यहाँ कुछ कैटलिस्ट चाहिए, उत्प्रेरक या फिर स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, तब जाकर के कम्बिनेशन होता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। तो याद रखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा जो स्लो होता है, आयनिक कंपाउंड्स का आयनिक रिएक्शन है जो काफ़ी फास्ट होता है। तो ये हुआ नेचर ऑफ रिएक्शन। अगला हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर में सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बात याद रखना है कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए थे हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लोगे वो समझ में आ जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक मैंने क्या बताए थे कि पोलर प्लस पोलर, नन पोलर प्लस नन पोलर, इतने याद रखना है कि पोलर कंपाउंड है तो पोलर में घुलेगा, नन पोलर कंपाउंड है तो नन पोलर में घुलेगा। तो पोलर कंपाउंड का एग्जांपल लिखे थे हम लोग, जैसे HCl है, NH3 है, SO2 है, और पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। तो ये सभी जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये वाटर में आसानी से डिजॉल्व कर जाएंगे। और नन पोलर में जैसे CH4, CCl4, CS2, और नन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल बात करो तो बेंजीन C6H6, CCl4 सॉल्वेंट भी है, CS2 भी सॉल्वेंट है, C6H12, तो ये सब नन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये सब जो नन पोलर कंपाउंड है नन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएगा, और ये पोलर कंपाउंड्स पोलर में घुल जाएंगे। यदि उल्टा चाहोगे कि ये सब पोलर कंपाउंड ई नन पोलर में घुले, नहीं घुलेगा। ये सब नन पोलर ई पोलर में घुले तो ये भी नहीं घुलेगा, अपोजिट नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, सारा बात जो है डिस्कस किया हुआ है आयनिक वाला में, तो वहाँ से आप लोग एक बार रिपीट करके इसको देख लोगे। अगला इसमें है छठा नंबर में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ने हम क्या बताए थे, याद करो। इसमें बताए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट। इतना याद रखना है कि यदि दो या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और यह आइसोमेरिज्म वैसे कंपाउंड्स में होता है जिसका बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का हो, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। अब अभी कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी में, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस नेचर का है, डायरेक्शनल। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड
वह डायरेक्शनल नेचर का है और कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते ही कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स कुछ वैसे होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लो एक कंपाउंड लेते हैं CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बोलते हैं इसको, और इसी का एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं CH2 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 ऐसे। इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं और इसी को ऐसे ट्रायंगल के जैसा दिखाया जाता है, ये कोना में सब कार्बन रहता है ऐसे। दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, दोनों में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 कार्बन, 2 3 और 3 हाइड्रोजन, फिर 2 4 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। तो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन देखो तो स्ट्रक्चर सेम है क्या, इसमें तो ऐसा रिंग बन रहा है जबकि इसमें तो रिंग नहीं है। तो फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म तभी होगा जब बॉन्ड होगा डायरेक्शनल नेचर का। अब चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। समझ गए इस बात को। आयनिक कंपाउंड्स में बताए थे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वे आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्योंकि उनका बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज में एक लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड से यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो करंट पास करेगा या नहीं करेगा, इसको जानना है। तो हम बताएं कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास तभी करता है जब उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो उसके अंदर फ्री आयंस हो। याद रखोगे कि जो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वे जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली सामान्य तौर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि प्योर स्टेट में उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस होते हैं, जनरल बात है। लेकिन यदि कुछ कुछ वैसे भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं कि यदि उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, मतलब यदि उसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तब वे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। जैसे HCl है, HCl को यदि वाटर से रिएक्शन करवाओ, H2O वाटर है तो ये मिल करके बनाता है H3O प्लस आयन और Cl माइनस। तो ये सब जो फ्री आयंस बने हैं तो इसी फ्री आयंस के चलते इसे करंट पास करेगा। वैसे ही मान लो कि अमोनिया है NH3, इसको वाटर में डिजॉल्व करो तो ये अमोनियम आयन बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो देखो ये भी फ्री आयंस बन गए। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड्स प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस केस में उनके पास ना तो फ्री आयंस होते हैं ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ वैसे भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं कि यदि उनको सॉल्यूशन बनाया जाए, मतलब उनका वाटर में डिजॉल्व किया जाए उनको, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वे आयंस में डिसोसिएट करते हैं और ये फ्री आयंस के चलते फिर इससे करंट पास करता है। तो इस तरह से कुल 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे हम लोग किसका, कोवेलेंट कंपाउंड्स का। जनरल है जैसा हम लोग आयनिक में पढ़े थे उसी टाइप का है, बस कुछ कुछ बातें जो है डिफरेंट हो गई उसके तुलना में, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अगला इसमें टॉपिक है फैक्टर्स फेवरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स फेवरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी प्रकार से एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग आयनिक में कि फैक्टर्स फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ कोवेलेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने में कौन कौन से फैक्टर्स उसके फेवर में हैं। सबसे पहले जानो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच है, तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल एटम के बीच बनता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड।
और बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो नॉन मेटल एटम एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उनके बीच, तब जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को केवल समझना इतना है कि आखिर जब दो नॉन मेटल एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता तो आयनिक बन जाता जैसा मेटल नॉन मेटल में होता है, लेकिन जब दो नॉन मेटल से एक दूसरे के करीब जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग ही क्यों होता है, ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है। तो यदि इस बात को हम लोग समझ जाएं कि उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग ही क्यों होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला फैक्टर है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या, नॉन मेटल्स। बस आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम क्या बतलाए हैं कि किसी भी एटम का लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो कि कोई एटम है, बीच में न्यूक्लियस, पहला सेल, ये दूसरा सेल। मान लो पहला सेल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लें हम लोग। तो इसके लिए लास्ट सेल ही वाला हो गया ना, इसको हम लोग वैलेंस सेल बोलेंगे या तो आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। अब इस वैलेंस सेल से ही एक इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालना हो तो एनर्जी देना पड़ेगा, और जो एनर्जी देना पड़ेगा इसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी क्यों देना पड़ता है तो बतलाए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहता है, एट्रैक्टिव फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो ये फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है वही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो होता क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि इस तरह से 2 नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कब होता, मान लो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डायरेक्ट नहीं ना देगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा, और ये जो यहाँ एनर्जी लग रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एनर्जी ज़्यादा लग रहा है मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालेगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तो ये गेन भी नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, बोलेंगे कि ना हम तुमको देंगे ना तुम हमको दोगे, बस आपस में ही मिला लो, ट्रांसफ़र हम लोग को नहीं करना है। तो चूंकि नॉन मेटल एटम्स का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होता है, वे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं आसानी से, और जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा इसका है इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बतलाए हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी माने लगाव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। तो बोल रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉन के प्रति जो लगाव होता है वो लगभग बराबर होता है। जैसे फिर से वही बात कि मान लो कि ई कोई नॉन मेटल एटम है, ई भी कोई नॉन मेटल एटम है, बीच में मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मान लें ऐसे हम लोग। अभी 2 इलेक्ट्रॉन के प्रति जितना लगाव इस न्यूक्लियस का है उतना ही लगाव इस न्यूक्लियस का है, माने ई वाला न्यूक्लियस भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेना चाहेगा और ई वाला न्यूक्लियस भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेना चाहेगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो फाइनली क्या होगा कि आपस में बोलेगा कि चलो शेयर कर लो, ऐसे ना तुम ले जाओ ना हम, बीचों बीच में रहने दो, हम लोग दोनों आदमी शेयर कर लेंगे। तो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन के प्रति बराबर लगाव होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग बराबर ही होता है। तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हो पाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा तो किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद तीसरा फैक्टर हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड a small
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या होता है दोनों से देखो, जैसे मान लो कि दो नॉन मेटल का एटम है, ऐसा, यहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि न्यूक्लियस से ऐसे पॉजिटिव चार्ज निकलते रहता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज निकलता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज। अब बोला है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ से ज़्यादा चार्ज निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और साथ ही साथ बोल रहा है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कम होता है, माने जो दो न्यूक्लियस है इसके बीच का डिस्टेंस कम होता है। तो कम डिस्टेंस है, ज़्यादा चार्ज निकल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा दोनों न्यूक्लियस। और फिर से वही बात कि जब दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो फाइनली आपस में क्या करेगा, शेयर कर लेगा। और जब शेयर करेगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल्स, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसको पहले भी पढ़े कि नॉन मेटल का वैलेंस सेल में जनरली 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। होना कितना चाहिए वैलेंस सेल में, 8। यदि किसी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होता है जनरली, नोबल गैस के हिसाब से जो हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़े वैसे देखें तो नॉन मेटल्स के वैलेंस सेल में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7। तो 8 करने के लिए इसको तो कम ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन मान लो कि दो नॉन मेटल है और दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो देने वाला कोई नहीं है, बस दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, जैसे मान लो कि लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ऐसा। तो 8 करने का क्या उपाय है कि ई अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे ऐसे, तो देखो 8 हो जाएगा। या दूसरा उपाय है कि ई वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे इसको, तो इसका भी 8 हो जाएगा। लेकिन यदि ई अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है तो देखो इसका 6 ही बच रहा है। उसी प्रकार से यदि ई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका भी 6 ही बचेगा। तो इस केस में दोनों गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेगा। क्या बोलेगा कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तुम भी एगो लगाओ और आपस में इसका हिस्सा बांट लो, शेयर कर लो। तो अब देखो दोनों का 8, 2, 4, 6, 8, इसका भी 2, 4, 6, 8। तो नॉन मेटल्स का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और फिर किसका निर्माण करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का। और एक लास्ट फैक्टर इसमें है 5वां, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल एंड नॉन मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स, केवल नॉन मेटल। याद करो इसको आयनिक बॉन्ड में ही बताए थे 2 बात, कि जैसे मान लो कि ए जो है कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और बी मान लें कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बताए थे कि एक्स ए हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। उसी प्रकार से एक्स बी, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बतलाता है, ये हो गया बी। तो इसमें अलग अलग कंडीशन बतलाए थे हम, और वो अलग अलग कंडीशन क्या था, 4 कंडीशन बताए थे। पहला केस था कि यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो कौन सा बॉन्ड बनता था, आयनिक बॉन्ड। अगला केस बताए थे कि यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर हो तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से छोटा लेकिन 0 के बराबर नहीं, माने 0 से बड़ा और 1.7 से कम,
तो इस केस में क्या होता था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक केस और था कि यदि XB माइनस XA 1.7 के बराबर ही आ जाए तो इस केस में था 50% आयनिक, हाँ, प्लस 50% कोवेलेंट, ऐसे था। 4 केस हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे इसको आयनिक बॉन्ड में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस हम लोग समझ लेंगे कि यदि 2 एटम दोनों के बीच बॉन्ड बना है, उसमें से एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा ज़्यादा है या बराबर भी हो सकता है, और यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें और यदि वह 1.7 से ज़्यादा आ जाए मतलब उसके बीच आयनिक बॉन्ड है, 0 के बराबर आ जाए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, 1.7 से कम हो लेकिन 0 से बड़ा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और यदि 1.7 के बराबर ही आ जाए तो 50% आयनिक नेचर का बॉन्ड और बाकी 50% कोवेलेंट नेचर। तो यदि हम लोग केवल कोवेलेंट वाला कंपेयर करें, कोवेलेंट कोवेलेंट, पोलर नॉन पोलर छोड़ दो, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये 1.7 से कम होना चाहिए। 1.7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाता है, आयनिक। अरे 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम तभी आएगा जब दोनों क्या हो, नॉन मेटल हो। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल लोगे ना तो डिफरेंस हमेशा 1.7 से कम आएगा, और यदि कहीं एक मेटल और एक नॉन मेटल लेते हो तो डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 नॉन मेटल्स यदि आपस में होते हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, या फिर बोलें कि उसका डिफरेंस जो है 1.7 से कम होता है, और 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करता है। इसलिए नॉन मेटल एटम्स के बीच ही बनता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो है हम लोग आज 2 चीज़ पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और फैक्टर्स फेवरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों को आप लोग अच्छे से नोट्स से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वीडियो से समझोगे, फिर जो परेशानी होगा उसको पूछोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।